मधु अपनी शादी के लिए अपने कमरे में तैयार होकर बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मधु की मां निकिता कमरे में आती है और कहती है, मधु बेटा, बारात आ चुकी है और पंडित जी भी फेरों की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ ताकि समय पर तुम्हारे फेरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब निकिता चली जाती है। मधु दरवाजा बंद करती है और अपने आप से कहती है, माँ और पिताजी को मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिसे उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। मैं सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, लेकिन पिताजी नहीं माने। मेरे पास आकाश के साथ भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आकाश अब तक आया क्यों नहीं? ऐसा करती हूँ, फिर फोन लगाती हूँ। मधु आकाश को फोन लगाकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसके बाद भी तुम अब तक मुझे लेने के लिए नहीं आए। मधु मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मधु बार बार बेचैन होकर खिड़की से नीचे देख रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश दिखाई देता है। मधु खिड़की से एक दुपट्टा बांधती है और उस दुपट्टे के सहारे नीचे उतर जाती है और आकाश की बाइक पर बैठकर उसके साथ भाग जाती है। इधर जब निकिता मधु के कमरे में आती है तो वहाँ मधु नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, माँ, मैं आकाश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। आप लोग अगर मान जाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। हो सके तो मुझे माफ करना। निकिता बहुत परेशान हो जाती है। वो वापस शादी हॉल में आती है और अपने पति को सारी बातें बताते हुए कहती है, आपको विनोद जी से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि मधु यहाँ नहीं है। ये मधु ने अच्छा नहीं किया। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि विनोद बाबू वहां पर आ जाते हैं और उन्हें परेशान होता देखकर पूछते हैं, क्या हुआ भाई, दुल्हन अभी तक मंडप पर नहीं आई? महेंद्र उन्हें सारी बातें बताता है। ये सुनकर विनोद बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं मुख्यमंत्री का पीए हूँ और मेरी कितनी इज्जत है। मैं तो सोच रहा था कि शादी के साथ साथ मैं तुमसे बिजनेस में भी पार्टनरशिप करूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी होने वाली बहू को मंडप से भगाने की हिम्मत की है। विनोद अपने बेटे की सारी बातें बताकर बारात वापस लेकर चला जाता है। सभी मेहमान भी वापस लौट जाते हैं। महेंद्र और उनकी पत्नी निकिता दोनों शादी हॉल में बैठकर रो रहे होते हैं। काफी रात हो चुकी थी। तभी मधु आकाश के साथ गले में फूलों की माला डाले हुए वहां पर आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ पर पलट कर आने की? तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से और आज के बाद यहाँ पलट कर मत आना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। माँ, आकाश से मैंने प्यार किया, आप नहीं माने, इसलिए मजबूर होकर मुझे आकाश से कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। अब मैं आकाश को अपना पति मान चुकी हूँ। अब अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर निकिता महेंद्र को समझाते हुए कहती है, सुनिए जी, मधु हमारी इकलौती बेटी है। हमने हमेशा ही उसकी गलतियों को माफ किया है, तो हमें आज भी करना पड़ेगा। निकिता के समझाने और मधु की रिक्वेस्ट करने पर महेंद्र मान जाता है और वो मधु को अपने घर के अंदर लाता है। और थोड़ी देर बाद मधु को विदा करते समय वो कहता है, मधु बेटा, याद है तो अपनी दादी से राजकुमारी की कहानी सुनकर हमेशा मुझे कहा करती थी कि तू अपने ससुराल अपने साथ दास और दासियां ले जाएगी। हाँ पिताजी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और आप कहा करते थे ना कि आप मेरे साथ बहुत सारे दास और दासियां भेजोगे। तो ठीक है बेटा, आज अपनी बात पूरी करने का समय आ गया है। बेटा, दास और दासियां तो इस जमाने में नहीं होते, हाँ लेकिन बॉडीगार्ड होते हैं और मैं तेरे साथ पूरे 150 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। लेकिन पिताजी, हमें भला बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? बेटा, जरूरत है क्योंकि मधु तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है और मैं उसे दहेज में सिर्फ 150 बॉडीगार्ड ही दे रहा हूँ, जो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। आकाश महेंद्र की बात को काट नहीं पाता। अब महेंद्र मधु को एक कार में बिठाकर विदा कर देता है और उसके पीछे 150 बॉडीगार्ड को कार में बिठाकर भेज देता है। आकाश मधु को लेकर अपने गांव नैनपुर पहुंचता है और वहां पहुंचकर आकाश कार के ड्राइवर से कहता है, देखिए यहीं से मेरा गांव शुरू हो जाता है। गांव की सड़कें पतली हैं और इतनी सारी कारों की गांव के अंदर जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए आप लोग यहीं से लौट जाइए और हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। मेरा घर पास में ही है। मधु और सभी बॉडीगार्ड कार से उतर जाते हैं। ड्राइवर कार को वापस ले जाते हैं और मधु और आकाश आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे उनके 150 बॉडीगार्ड चलते हैं। सारे गांव वाले निकल निकल कर ये सब कुछ देख रहे थे। तभी आशा कहती है, देख रही हो बहन, आकाश किसी बहुत बड़े घर की लड़की लेकर आया है। 150 बॉडीगार्ड आए हैं उसके साथ। हाँ बहन, लोगों को तो 1 या 2 भी बॉडीगार्ड नहीं मिलते और यहाँ तो पूरे 150 बॉडीगार्ड है। न जाने इतने बॉडीगार्ड को जानवी बहन कहाँ रखेगी।
थोड़ी देर बाद आकाश मधु को लेकर अपने घर पहुंचता है। आकाश ने फोन करके अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था, इसलिए आकाश की माँ जानवी और आकाश की भाभी सीमा दरवाजे पर ही गृह प्रवेश के लिए। हेलो निशा, कैसी है तू यार? अब तो तू एनआरआई बन गई है, तू तो लंदन में अब बहुत अच्छे से घूम भी सकती है। अरे हाँ हाँ, और मुझे निशा मत बोल, कॉल मी निश। वो क्या है ना, लंदन में ये मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब जगह चेंज हुई है तो नाम भी तो वैसा रखना पड़ेगा ना जो कूल लगे। अरे हाँ यार, अच्छा तू तो जानती है ना लंदन पहुंचना मेरा भी सपना है, मैं घूमना चाहती हूँ। तू कुछ ऐसा करना, मेरे लिए वीजा वगैरह लगवा, जीजू से बोल जिससे मैं लंदन घूम पाऊँ। तू तो लंदन के ससुराल में पहुंच गई यार, मेरा क्या होगा? हो जाएगा तेरा भी कुछ ना कुछ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे लंदन आने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तेरे पास कहाँ इतने पैसे होंगे? पूजा कुछ कहती उससे पहले फोन कट जाता है। पड़ोसिन मीना पूजा के हाथ से फोन छीन लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे भी सब लोगों से बात करनी है। तुम तो गरीब हो, तुम पर टच किया बटन वाला भी फोन नहीं है। हाँ आंटी जी, मेरे पास कोई फोन नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा और देखना मैं लंदन जाऊंगी घूमने। हाँ, लंदन जाने का सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अपने घर की गरीब झोपड़ी देख ले, फिर पता चल जाएगा। क्यों गायत्री बहन, अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा कर रखती हो? बता दो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे लंदन के ससुराल में भेजने की। अरे आपको क्या पता, मैं इसको दिन रात यही बोलती हूँ, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार, लेकिन ये लड़की है कि इसे आसमान में उड़ना है। ये कहते ही गायत्री बेटी के दीवार पर लगे हुए लंदन के पोस्टर्स को फाड़ने जा रही होती है कि बेटी दीवार से चिपक कर हाथ फैला लेती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, ये मेरा सपना है। मैं तो मेलोड्रामा नहीं देख सकती, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ गायत्री बहन। तुझे क्या लगता है तेरी फ्रेंड की तरह तेरा भी एनआरआई लड़के से शादी हो जाएगी और तू लंदन पहुंच जाएगी? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब हैं और तेरे तो पिता भी नहीं हैं, जानती है ना, सबके जूठे बर्तन मांजकर मैं घर चलाती हूँ, और ऐसे ही तुझे मैंने 10वीं तक पढ़ाया है। बस करो माँ, मुझे और निराश मत करो। मैंने बोला ना, मैं लंदन जाऊंगी तो जाऊंगी ही, चाहे कैसे भी जाऊं। फिर लड़ते लड़ते माँ बेटी शांत हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री के गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से अंजना निकलकर चश्मा लगाए घर के अंदर आती है। ओहो, झोपड़ी तो बहुत टूटी फूटी है, कोई बात नहीं, ये महलों की होती तो मैं यहाँ क्यों आती। नमस्कार जी, मैं अंजना आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। हम पहले यहीं रहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने स्टडी के बाद लंदन में अपना बिजनेस सेट कर लिया है, और मुझे आपके बारे में कौशल्या जी से पता चला है, शायद वो आपकी सास की रिश्तेदारी में है। तो हम उनके रिश्तेदार हैं, मुझे उनसे आपकी बेटी के बारे में पता चला। जी जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी बेटी का रिश्ता क्यों मांग रही हैं? आपके बेटे को तो कोई भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन संस्कारी लड़की मिलना मुश्किल होता है ना, ये भी तो समझिए आप। इसका मतलब भगवान ने मेरी बेटी की सुन ली, अब वह लंदन के ससुराल में रहेगी। ये सुनकर तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री अंजना को बिठाती है और अपनी बेटी के हाथ से चाय नाश्ता देकर उनके सामने भेजती है। बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा की व्योम से शादी हो जाती है और वह फ्लाइट में बैठकर लंदन पहुंच जाती है। लंदन की नई नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। फिर लिफ्ट से वह अपने बेहतरीन रॉयल ससुराल में पहुंचती है, जहां सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। बहू इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे देखोगी ही, पहली बार लंदन और लंदन के ससुराल में जो आई हो। जी माँ जी, पता है हमेशा से मेरा लंदन आना एक सपना था, मुझे नहीं पता था यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। सुनिए जी, आप मुझे लंदन घुमाएंगे ना? अरे अरे बहू, अब तो तुम यहाँ आई गई हो अपने लंदन के ससुराल में, तो यहाँ रहते रहते घूम भी लेना। फिलहाल थक गई हो, जाओ आराम करो। शुक्रिया पापा जी। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पूजा पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर था। व्योम रिमोट से कमरे के पर्दे बंद कर देता है। अरे ये रिमोट से कैसे कर दिया? ये तो हाथ से पर्दे बंद करनी होती है ना? हाँ, बट लंदन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा, ये मेरा नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बेझिझक मुझे इस पर फोन कर देना। जी शुक्रिया। आपको पता है मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड भी रहती है, आप मुझे मिलवाएंगे ना? पता नहीं वो लंदन में कहाँ रहती होगी। हाँ हाँ, इंडिया की तरह लंदन भी बहुत बड़ा है, पूछ लेना उससे कहाँ है, तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। बहुत रात हो रही है, सो जाओ।
पूजा बिस्तर पर लेट जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुलायम होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सो जाती है। अपने नए लंदन के ससुराल में उसे अच्छा लगता है और वह पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, पर सास अब उसे अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो जैसे ही कॉफी देती है, ये क्या बेकार सी कॉफी बना कर लाई हो, एस्प्रेसो का नाम सुना है, वैसी कॉफी बनाओ, कल भी यही 2 कौड़ी की कॉफी लेकर आई थी तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। पढ़ी लिखी गवार हो, तुम्हें कहाँ से कुछ पता होगा, गरीब घर से जो आई हो। मैरी कम हियर। तभी अंजना के कहने पर नौकर मैरी आती है। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्लीन दिस एरिया राइट नाउ एंड मेक मी एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट पैनकेक टू। ओके मैम। जाओ देखो अब ये कैसे बना रही है। यहाँ लंदन का खाना ब्रेकफास्ट सब बनाना सीखो, तुम्हें अपने वहाँ का चूल्हे वाला खाना नहीं बनाना, गरीब कहीं की। जी माँ जी। अंजना, मैं देख रहा हूँ तुम बहू के साथ कुछ दिनों से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही हो। सुबह सुबह ही सब्जी खत्म हो गई, हमें बाजार जाकर सब्जी खरीदना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, घर में बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है, बाजार तो हमें जाना ही पड़ेगा। निशा के घर पर आज सब्जी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो अपनी सास रजनी के साथ बाजार जा रही थी। बाजार पहुंचने के बाद, माँ जी मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह भी बाजार में इतनी सारी दुकानें लगती है। छोला भटूरा, पाव भाजी, मैगी, पानी पूरी, क्या बात है, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। पता होगा भी कैसे, उसके लिए बाजार आना पड़ता है। हाँ माँ जी, आज मैं पहली बार इतनी सुबह बाजार आई हूँ और मुझे तो बहुत पसंद आया। इतनी सारी सब्जियों की रेडी लगी हुई है। बाजार में हर तरफ सब्जियां बिक रही थी। कोई ठेले में आलू बेच रहा था, कोई प्याज बेच रहा था, तो कोई अपने ठेले पर साग सब्जियों को सजा रहा था। निशा, अगर तुमने बाजार को अच्छे से निहार लिया हो तो हम सब्जी खरीदने चले। हाँ चलते हैं माँ जी, इतनी सारी दुकान है, कहीं से भी सब्जी खरीद लेते हैं। अरे बहू, ये लोग सब्जी की ज्यादा कीमत लगाते हैं, चल बाजार के अंदर चलते हैं, वहाँ थोड़ी कम कीमत पर सब्जियाँ मिल जाएंगी। रजनी और निशा बाजार के थोड़े अंदर चली जाती हैं। ले लो, अरे ले लो, ताजे सब्जियां ले लो। चाचा, ये सब्जियां कैसे दे रहे हो? ये सब्जियां तो बेटा 30 रुपए किलो है, लेकिन तुम लोग बोनी के टाइम पर आए हो तो 20 रुपए में दे दूंगा। ये सब्जी तो फ्रेश लग रही है और 20 रुपए किलो मिल रही है। माँ जी, हमें सब्जी यहीं से खरीदना चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें 2 किलो सब्जी दे दो। सब्जियां खरीदकर निशा और रजनी घर वापस आ जाते हैं। निशा को बहुत जोरों की ठंड लग रही होती है, वहीं रजनी, निशा मुझे ठंड लग रही है, काम करो, गर्मा गर्म चाय बना दो और फिर खाने की तैयारी कर लेना। जब मैंने कहा था मुझे ठंड लग रही है तो माँ जी मुझे ताने मार रही थी और अब खुद देखो चाय मांग रही है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही चाय चढ़ा रखी थी। वैसे तो निशा और उसकी सास की काफी जमती थी, लेकिन फिर भी बाकी सास बहू की तरह इनमें भी कभी कभी खिटपिट होती रहती थी। चाय बनने में और कितना टाइम लगेगा? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय बन गई है। मैंने इसमें थोड़े तुलसी के पत्ते डाले हैं, इससे हमें ठंड नहीं लगेगी। ये तो अच्छा किया बहू तूने। अब एक काम कर, जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। निशा अपनी सास के साथ चाय पीती है और फिर किचन में जाकर जो सब्जियां वो लेकर आई थी उसे धोना शुरू करती है। इतनी फ्रेश सब्जियां, एक काम करती हूँ इनकी मिक्स वेज बना लेती हूँ। वैसे भी सिद्धार्थ जी को मेरे हाथ की मिक्स सब्जी बहुत पसंद है। खाने में क्या बना रही हो भाभी? मैं तो मिक्स सब्जी और पुलाव बनाने का सोच रही हूँ। भाभी, आपके हाथों की मिक्स सब्जी की तो बात ही अलग होती है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। निशा ने पहले चूल्हे पर चावल बनाए और फिर मिक्स सब्जी बनाई। उसके खाने की खुशबू खिड़की से बाहर पड़ोसियों की नाक में जाती है। यार सुमन, लग रहा है आज निशा मिक्स सब्जी बना रही है, देखना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ यार, निशा के हाथ की मिक्स सब्जी की खुशबू से ही भूख लग जाती है। निशा की मिक्स सब्जी चाहे चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ, खाना खाने में मजा आ जाता है। कुछ ही देर में निशा सारा खाना बना लेती है। पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है और निशा सबको खाना परोसती है। अरे वाह निशा, आज खाने में मिक्स सब्जी बनाई है। वही मैं सोचूं आज खाने की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी क्यों आ रही है। बहू, आज तो तूने बहुत ही लाजवाब सब्जी बनाई है, खाने में तो मजा ही आ गया। खाना सच में बहुत टेस्टी बना है भाभी। निशा, तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है। तेरे ससुर जी जहाँ 4 रोटी खाते थे, आज उन्होंने 7-8 रोटी खा ली है। सिद्धार्थ भैया ने भी आज 5 रोटी खाई है। सभी को इस तरह खुशी से खाना खाते देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। जब वो बर्तन धोने के लिए बाहर जाती है तब, अरे निशा भाभी, आज क्या आपने मिक्स सब्जी बनाई थी? हाँ सुमन, तुम्हें कैसे पता? कैसे पता नहीं होगा भाभी, आपके खाने की खुशबू ने पूरे गांव को बता दिया कि आपके घर में मिक्स सब्जी बनी थी। रानी की बात सुनकर निशा हंसने लगती है।
निशा जब भी खाना बनाती तो उसके खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। कभी हमें भी अपने हाथों का खाना खिला दिया करो भाभी। पूरा गांव जानता था कि निशा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। निशा पड़ोसियों से बात करके दोपहर की नींद लेने के लिए जाती है। कौन है जो मुझे अभी कॉल करके परेशान कर रहा है? निशा देखती है कि उसके फोन पर उसकी सहेली मोहिनी का कॉल आ रहा है, तो वो कॉल उठाती है। हेलो मोहिनी, तुम कैसी हो? आज बहुत दिनों बाद कॉल किया। मैं तो ठीक हूँ यार, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बता कैसा चल रहा है? कुछ दिनों से मैं काफी बिजी थी, इसीलिए तुझसे बात नहीं कर पाई। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे हमारी एनिवर्सरी पर सोने की रिंग गिफ्ट की है। क्या आज तेरी एनिवर्सरी है? हैप्पी एनिवर्सरी यार। थैंक यू निशा, तेरे अलावा तो मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, इसीलिए सोचा तेरे साथ अपनी खुशी बांट लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। भगवान करे जीजू तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। निशा और मोहिनी दोनों ही गरीब परिवार से थी, लेकिन निशा की शादी गरीब परिवार में हुई और मोहिनी की अमीर में। कहाँ सिद्धार्थ जी 8,000 रुपए महीने पर कारखाने में काम करते हैं और कहाँ मोहिनी के पति महीने का 80,000 कमाते हैं। निशा को अक्सर मोहिनी से काफी जलन होती, क्योंकि मोहिनी मीठी चूरी बनकर निशा के सामने शो ऑफ करती रहती थी। कुछ देर बात करने के बाद मोहिनी फोन रख देती है। निशा, शाम ढल गई है, रात के खाने की तैयारी कर ले। हाँ माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ खाना बनाने। निशा रोटी बेलते हुए सोचती है, क्या नसीब है मोहिनी का। उसका पति उसे कभी सोने की अंगूठी देता है, कभी बनारसी साड़ी, तो कभी घुमाने लेकर जाता है, और वहीं मुझे देखो। वैसे तो निशा के ससुराल वाले गरीब थे, लेकिन सिद्धार्थ की कमाई से सिर्फ जरूरतें पूरी होती थी। सिद्धार्थ निशा के शौक पूरे नहीं कर पाता था। 10 बज गए हैं, खाना कब बनेगा बहू? खाना बस बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। पल्लवी और निशा मिलकर सबको खाना देती हैं और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह गांव में। माँ, ये पड़ोस वाले चाचा ठेला क्यों लगा रही हैं? ये लोग छोले भटूरे लेकर कहाँ जा रही हैं? माँ, इतनी सुबह रामलाल चाचा अपने ठेले पर मैगी क्यों बना रहे हैं? बच्चों, वो अपनी रेडी बाजार में लगाते हैं ना, इसीलिए वो सुबह सुबह सारा खाना बनाकर बाजार जाने के लिए निकल रहे हैं। माँ, मुझे भी बाजार जाना है, अब हमें कभी बाजार क्यों नहीं लेकर जाती हो? बबलू बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे भी चटर पटर खाने का बहुत मन करता है। माँ, हमें भी बाजार लेकर चलो ना। दोनों बच्चे बाजार जाने की जिद करने लगते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तुम दोनों को बाजार लेकर चलूंगी, पर अभी तुम दोनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ, हम इंतजार